Good evening, dear friend. Welcome to my YouTube channel Agriculture Study with विनोद सर। एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसा विषय, ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं 100 क्वेश्चन सीरीज, जो एग्रीकल्चर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आते रहते हैं। ऐसे प्रश्नों, ऐसे 100 प्रश्न की सीरीज है आज। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों, आपसे आग्रह है, एक बार ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएं। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपको 3-4 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण विषय है आज का। और मित्रों, आपसे आग्रह है, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं 100 क्वेश्चन सीरीज़ की। इसमें स्टार्ट करें, पहले स्टार्टिंग में ही स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन भौगोलिक एरिया, भौगोलिक क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, इस जियोग्राफिकल एरिया जो भारत की है वो है 328.75 मिलियन हेक्टेयर, मीन्स लगभग 329 मिलियन हेक्टेयर भारत का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। टोटल रिपोर्टिंग एरिया की बात करें तो टोटल रिपोर्टिंग जो एरिया है वो 306 मिलियन हेक्टेयर है भारत का। टोटल डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया, मींस भारत में प्रति भूमि की बात करें तो 187 मिलियन हेक्टेयर प्रति भूमि भारत में पाई जाती है। ग्रॉस क्रॉप एरिया की बात करें, टोटल जो जिस पर खेती होती है ऐसी एरिया की बात करें, ग्रॉस क्रॉप एरिया जो है वो है 211.36 मिलियन हेक्टेयर। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया की बात करें, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया मींस ऐसा क्षेत्रफल जिसमें सिंचाई उपलब्ध है, सिंचाई की जा सकती है, तो वो है 112.23 मिलियन हेक्टेयर। सोचिए, जो इरिगेटेड एरिया है कितना कम है, जबकि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 329 मिलियन हेक्टेयर है लगभग, लेकिन जो इरिगेटेड एरिया है, सिंचित क्षेत्रफल है, वो है 112.23। नेट इरिगेटेड एरिया की बात करें, नेट जो इरिगेटेड एरिया है, कुल सिंचित क्षेत्रफल जो है मतलब जिसमें सही से प्रॉपर सिंचाई हो पाती है, वो है 75.46 मिलियन हेक्टेयर है। और नेट क्रॉप एरिया की बात करें, ऐसा नेट क्रॉप एरिया जो अच्छी क्रॉप या लेते हैं उसमें, वो है 139.90 मिलियन हेक्टेयर। और हम बात करें क्रॉप इंटेंसिटी जो होती है, बहुत ही एक फॉर्मूला होता है, उसके तहत ये हम निकालते हैं। तो क्रॉप इंटेंसिटी जो भारत की है वो है 151.08। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है भारत में? अगर हम भारत के सिंचाई के मुख्य स्रोत की बात करें तो उसका मुख्य स्रोत है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल के द्वारा भारत में मुख्यतः सिंचाई होती है। लगभग 48% सिंचाई जो है ट्यूबवेल के द्वारा होती है। सेकेंड मेजर सोर्स की बात करें तो सेकेंड मेजर सोर्स है इरिगेशन का, वो है कैनाल, मींस जो नहरें हैं, नहरें द्वितीय मुख्य सिंचाई का सोर्स है। और इसके द्वारा लगभग 22.96% जो सिंचाई है वो कैनाल के द्वारा होती है, नहरों के द्वारा होती है। इसके बाद बात करें टोटल परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में जो वन का प्रतिशत है वो 21.71% भूमि पर फॉरेस्ट है, वन है। टोटल एरिया की बात करें, इस हिसाब से अगर एरिया निकाला जाए तो 80.09 मींस 80.09 मिलियन हेक्टेयर है। लोएस्ट वन की बात करें, सबसे कम जो फॉरेस्ट वाला स्टेट है वो है हरियाणा। हरियाणा में ओनली 3.65, हरियाणा में केवल 3.63% भूमि पर ही वन पाए जाते हैं। अब हम भारत के जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो जियोग्राफिकल एरिया में मतलब भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में एरिया की दृष्टि से प्रथम स्थान जो इस स्टेट का है वो है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, जिसकी जो भूमि है वो लगभग भारत की कुल भूमि के 10.41% उसका शेयर है राजस्थान का। इसके बाद बात करें लोएस्ट जियोग्राफिकल एरिया मींस
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो है गोवा का। गोवा में 0.11% ही भारत की लैंड का टोटल गोवा की जो लैंड है वो है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, अगर बात करें कुल जो वन है वो उनकी बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है कुल वन। अगर परसेंटेज फॉरेस्ट परसेंटेज इन विच स्टेट हाई, अगर बात करें किस स्टेट में सबसे ज्यादा प्रतिशत भाग पर वन है तो वो मिजोरम राज्य एक ऐसा है जिसमें 85.41% भाग पर वन ही वन है। मीन्स लगभग 85-86% भाग पर मानो तो मिजोरम में बने ही बने, जंगल ही जंगल है। इसके बाद बात करें स्टेट फर्स्ट इन पल्स प्रोडक्शन, मीन्स दलहनी फसलों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश जो है दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ऐसे ही अगर बात करें स्टेट फर्स्ट इन फूड ग्रेन, जो फूड प्रोडक्शन में है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में है, मीन्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन में अगर बात करें अनाज के उत्पादन में सबसे ज्यादा अगर उत्पादन होता है तो होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन रखता है। यदि हम स्टेट फर्स्ट इन कोर्स सीड प्रोडक्शन, मीन्स मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्टेट की बात करें तो वो है राजस्थान। राजस्थान मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है कोर्स सीरियल्स में। स्टेट फर्स्ट इन सोयाबीन प्रोडक्शन, सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश। बहुत ही इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सोयाबीन में। इसके बाद एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, भारत में औसतन जो वर्षा होती है वो 1194 mm एवरेज रेनफॉल होती है प्रत्येक वर्ष। मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन, ये सिंचाई की ऐसी विधि है इसमें वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, वाटर वेस्ट नहीं होता है। ये इजराइल में सिंचा ब्लॉस के द्वारा डेवलप की गई थी ड्रिप इरिगेशन सिंचाई विधि। इसकी हम बात करें तो ड्रिप में सबसे ज्यादा एरिया आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा ड्रिप इरिगेशन मीन्स बूंद बूंद सिंचाई की, मतलब ये पौधों की जड़ों पर एक ड्रिप लगा देते हैं, उससे पानी टपकता रहता है, इससे वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके बाद बात करें मैक्सिमम एरिया अंडर स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में एक फव्वारा ऊपर पाइप पे बांध दिया जाता है, नोजल लगी होती है, नोजल चारों तरफ को घूमती रहती है और पानी की बरसात फुहारे बरसती रहती है चारों तरफ, तो वो होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। उसकी बात करें जिसमें राजस्थान पहले नंबर पर है। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट की बात करें, यूटी यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर कंजप्शन है वो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पौंडीचेरी में है। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट अमॉन्ग स्टेट, अगर स्टेटों की बात करें, राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है वो होता है पंजाब में। अगर हम बात करें हाईएस्ट टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन इन विच स्टेट, सबसे ज्यादा अगर फर्टिलाइजर कंजप्शन होता है तो वो उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद हम बात करें एवरेज फर्टिलाइजर कंजप्शन इन इंडिया, अगर एवरेज 1 हेक्टेयर की बात करें तो 137.15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एवरेज फर्टिलाइजर भारत में यूज होता है, प्रयोग किया जाता है फसलों में। मोस्ट डिमांडेड फर्टिलाइजर की बात करें, सबसे ज्यादा डिमांड जिस फर्टिलाइजर की है वो है यूरिया। यूरिया की डिमांड सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा भारत में यूज होता है, सबसे ज्यादा इसकी डिमांड रहती है यूरिया की। मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंजप्शन इन स्टेट मीन्स सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड किस स्टेट में, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड मीन्स जो कीड़ों को मारने की दवा है उसे पेस्टिसाइड बोलते हैं, वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है तो वो लाई जाती है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करते हैं। इसके बाद क्रॉप इन विच हाईएस्ट पेस्टिसाइड यूज की बात करें, पेस्टिसाइड यूज तो ऐसी क्रॉप जिसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किया जाता है वो है कॉटन। कॉटन क्रॉप में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज होता है। मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर, वाटर में सबसे ज्यादा जो पॉइजनस होता है वो किसके द्वारा होता है, वो आर्सेनिक के द्वारा, ये भी कई बार परीक्षाओं में आया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बना था, ये 1980 में बना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना है। टेस्ट ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर का जो टेस्ट करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए
वो ये करते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी टेस्ट होता है वाटर की प्यूरिफिकेशन का। ग्रॉस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, ये प्रश्न बहुत आता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैस है जो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी, तो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। वो उसके द्वारा इसके हिसाब से बहुत कई हजार मजदूर मर गए थे, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी ये। ऐसे MIC जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड। जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो किस पेस्टिसाइड के बनाने के लिए प्रयोग होती है ये गैस, तो कार्बारिल पेस्टिसाइड बनाने के लिए इसमें हम यूज करते हैं। ऑथर्स ऑफ फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग, एक साइलेंट स्प्रिंग बुक है, वास्तव में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कई बार परीक्षाओं में आई है। इसके जो लेखक हैं वो है राइकल कार्सन, इसके लेखक हैं। लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक मींस सबसे बड़ा, सबसे कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, ये प्रश्न भी बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत आता है। तो प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। और डीपेस्ट पॉइंट ओशियन इन द वर्ल्ड, इसी प्रशांत महासागर का एक पॉइंट है मैरियाना ट्रंच, यानी मैरियाना गर्त, एक पॉइंट है मैरियाना गर्त। ये सबसे गहरा है, लगभग 1134 किलोमीटर गहरा है ये पॉइंट। तो ये मैरियाना ट्रंच सबसे गहरा महासागर का स्थान है, ये प्रशांत महासागर में है। ये भी परीक्षाओं में पूछा है, बहुत कई बार आया। नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड, नाबार्ड कब बना था, 12 जुलाई 1982। नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन किसकी बनी होती हैं, तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन्स एमिनो एसिड की बनी होती है। प्रोटीन्स जो बनती है वो एमिनो एसिड से बनती है। ओजोन डिप्लीशन मेनली ड्यू टू, जो ओजोन परत है वो खत्म होती जा रही है, वो किसके कारण हो रही है, किससे खतरा है ओजोन परत को, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के कंजर्वेशन से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना है। ओजोन लेयर को संरक्षण कैसे करें, कैसे ओजोन लेयर को बचाएं, इसके लिए प्रोटो के इंटरनेशनल संधि बनी है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसके 16 सितंबर 1987 को बना, इसीलिए ओजोन लेयर डे हम ओजोन लेयर डे 16 सितंबर को मनाते हैं। यही अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो इसके बाद एक दूसरा होता है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें कंफ्यूज होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है वो का जो हरित गृह गैस है उनके उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, जबकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन लेयर के संरक्षण से है। इसके बाद 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CFC, एक CFC का मॉलिक्यूल्स ओजोन लेयर के कितने मॉलिक्यूलर को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो एक मॉलिक्यूल्स जो है वो CFC का 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय कर देता है। गैस फिल्ड फायर सिलेंडर, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, आग बुझाने वाले सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल की जाती है, भरी जाती है। कंट्रीब्यूशन इन GDP इन एग्रीकल्चर, GDP में एग्रीकल्चर का कितने प्रतिशत शेयर है, कंट्रीब्यूशन है, तो 19.9% एग्रीकल्चर का टोटल GDP में कंट्रीब्यूशन है। GDP बोले तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। फैट सोलुबल विटामिन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फैट में सोलुबल विटामिन है वे A, D, E, K। और वाटर सोलुबल विटामिन की बात करें तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C है जो पानी में घुलनशील है, और फैट में घुलनशील A, D, E, K अटैक है। इसके बाद बात करें आयरिश फैमाइन, जो आयरलैंड की फैमाइन आई थी वो
45 एडी में आई थी। आयरलैंड की पैमान किस लिए आई थी? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण आई थी। लेट ब्लाइट बेटा पोटैटो, और लेट ब्लाइट लगता है फाइटोथोरा इन्फेस्टांस, फाइटोथोरा इन्फेस्टांस, फाइटोथोरा इन्फेस्टांस के द्वारा ये लगता है लेट ब्लाइट। ग्रेट बंगाल फेमाइन की बात करें तो ये हेलियोएंथियोस्पोरियम कोराइजी के द्वारा आई थी 1943 में। अब हम बात करें तो IARI, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। IARI की स्थापना कब हुई थी? IARI की स्थापना 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। यहाँ 1934 में एक अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक के बाद ये जो बिल्डिंग थी इसकी पूरी तरह से डैमेज हो गई, तो ये 1936 में दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई। इसीलिए इसका नाम जो रखा गया वो पूसा जगह है जहां दिल्ली एस्टैब्लिश की गई है। ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी। परभनी क्रांति एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? ओकरा भिंडी की ये वैरायटी है। परभनी क्रांति परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। परभनी क्रांति किसकी वैरायटी है, किसकी प्रजाति है? तो ये भिंडी की प्रजाति है। पिंक रेवोल्यूशन मीन्स गुलाबी क्रांति की बात करें तो ये प्राण झींगा और प्याज के उत्पादन से है। झींगा और प्याज के उत्पादन से संबंधित है ये पिंक रेवोल्यूशन। इसके बाद इंटरनेशनल ईयर 2023 ये मिलेट मींस कोर्स मोटे अनाजों के उत्पादन से है। इंटरनेशनल ईयर 2014 कैमेलिड्स के उत्पादन से है। और इंटरनेशनल ईयर 2015 मतलब 2015 की जो अंतरराष्ट्रीय जो वर्ष है वो घोषित की गई है। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, जो ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं उनको कैसे हम रोकें, उनको कैसे बचाया जाए, उससे हुई है। यूपी डे मतलब उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात करें जैसे वर्ल्ड कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता दिवस, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस। बर्ड फॉरेस्ट डे, विश्व वन दिवस, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। बर्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। बर्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बर्ड फूड डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर को FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। उसी के स्थापना दिवस में बर्ड फूड डे मनाया जाता है। बर्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किसान डे 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे भारत के, उनके जन्मदिन पर मनाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मीन्स वाटर में खेती करना, मीन्स विदाउट मृदा के, विदाउट सॉइल के कांटेक्ट में आए व जल में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। एरोपोनिक्स मीन्स हवा में खेती करना, हवा में ग्रोथ क्रॉप इन ईयर, हवा में फसल को उगाना एरोपोनिक्स कहलाता है। सीरियल क्रॉप आर डेफिसिट, जो मतलब खाद्यान्न फसलें होती है, सीरियल क्रॉप्स होती है, उनमें क्या कम पाया जाता है, किसकी कमी पाई जाती है? तो जितनी भी सीरियल्स क्रॉप्स होती है मोस्टली सभी में लाइसिन एमिनो एसिड जो होता है वो नहीं पाया जाता है, कम पाया जाता है। अमीनो एसिड आर डेफिशिएंट इन लेग्यूम, लेग्यूम की बात करें तो मेथियोनिन, लेग्यूम क्रॉप में मेथियोनिन की कमी पाई जाती है। जो दलहनी हमारी फसलें होती है उनमें मेथियोनिन कम पाया जाता है। अगर हम बात करें डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन्स, जो डोरमेंसी को तोड़ता है, ऐसे हार्मोन की बात करें तो आता है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड को यूज करते हैं हम डोरमेंसी फसलों की तोड़ने के लिए, बीज की उसे यूज करते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ बायोरेट इन यूरिया, यूरिया में बायोरेट मिलाते हैं ताकि यूरिया के दाने एक दूसरे से चिपके नहीं। जब कभी आप देखेंगे यूरिया अगर हाथ में लेंगे तो उसमें कुछ पाउडर के रूप में हमारे हाथों में लग जाता है, वो बायोरेट होता है। इसकी जो लिमिट होती है मैक्सिमम 1.5% होती है, इससे ज्यादा बायोरेट नहीं मिला सकते। एपीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत पूछा जाता है। एपीकल्चर मींस हनी के उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से संबंधित, इसका संबंध मधुमक्खी पालन से है। और विटीकल्चर मींस अंगूर की खेती, अंगूर उत्पादन से है। विटीकल्चर का मतलब हुआ हाईएस्ट प्रोटीन कंटेनिंग लेग्यूम सोयाबीन, सबसे ज्यादा जिस दलहनी फसल में प्रोटीन पाई जाती है वो है सोयाबीन। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाई जाती है।
डीसकरिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस। जो डीसकरिंग करते हैं, शकर्स को अलग करते हैं, वो प्रैक्टिस जो की जाती है वो तंबाकू में की जाती है, टोबैको में की जाती है। हम बात करें लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया की बात करें, सबसे ज्यादा जो कॉफी का उत्पादन होता है वो कर्नाटक में, कॉफी का उत्पादन भारत के सबसे ज्यादा अधिक कर्नाटक में होता है। बेंच टेरेसिंग, जो पहाड़ पे बेंच के रूप में मतलब नाली बना बना के स्लोप पे जो खेती करते हैं वो बेंच टेरेसिंग कहलाती है। वो जो की जाती है वो 16 से 33% यहाँ ढलान होते हैं, ऐसे स्लोप पर बेंच टेरेसिंग की जाती है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया देयर आर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है भारत में। अगर हम बात करें एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया तो देयर आर 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन। भारत में 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। नॉर्मली लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, साधारणतः पर किलोमीटर की बात करें तो ये 6.5 6.5 किलोमीटर अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी। बैरोमीटर आर यूज्ड। बैरोमीटर को किसमें यूज करते हैं? किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर का हवा की स्पीड मापने के लिए प्रयोग करते हैं, यह हवा की स्पीड मापता है एनीमोमीटर। टेंसियोमीटर सॉइल का मॉइस्चर नापने के लिए, मींस भूमि में कितने % मॉइस्चर है ये नापने के लिए टेंसियोमीटर का प्रयोग करते हैं हम। इससे टेंसियोमीटर से भूमि का, सॉइल का जो मॉइस्चर है वो निकालते हैं। लैक्टोमीटर आर यूज्ड डेंसिटी और प्योरिटी ऑफ मिल्क, मींस लैक्टोमीटर को दूध की कितनी डेंसिटी है या कितना प्योर है दूध, ये प्योरिटी निकालने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। दूध की प्योरिटी नापने के लिए, दूध की शुद्धता को नापते हैं लैक्टोमीटर के द्वारा। अब हम बात करें हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर, हाइड्रोमीटर आ जाए या साइक्रोमीटर आ जाए, दोनों रिलेटिव ह्यूमिडिटी मींस वातावरण में कितने % मॉइस्चर है उसे बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH को मापने के लिए हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर का यूज करते हैं। हाइड्रो या साइक्रोमीटर आ जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए यूज करते हैं हाइड्रोमीटर या साइक्रोमीटर। अब हम बात करें पोटोमीटर। पोटोमीटर की बात करें तो ये ट्रांसपायरेशन मींस किस रेट से ट्रांसपायरेशन पौधों से पानी उड़ रहा है, ट्रांसपोरेशन हो रहा है, उसको मापने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ड्वार्फिन जीनो, इसके बाद 1 क्यूसेक इक्वल टू 1 क्यूसेक में कितना पानी होता है तो 28.3 लीटर पानी 1 क्यूसेक में आता है। 1 क्यूसेक बराबर 28.3 लीटर। ड्वार्फिन जीन ऑफ व्हीट नॉरेंटेन मींस गेहूं के बोनेपन का जीन नॉरेंटेन है और धान के बोनेपन के जीन की बात करें तो डीजी भूजन है। ये धान का बोनेपन का जीन है डीजी भूजन और गेहूं का नॉरेंटेन। क्यूरिंग जो प्रैक्टिस होती है, क्योरिंग करते हैं, टोबैको में करते हैं मुख्यतः, ये क्योर कर देते हैं, इसे रख देते हैं दबा के, क्योरिंग कहलाती है। ये इसमें भी होती है और तंबाकू में भी होती है। स्ट्राइपिंग जूट में होती है, स्ट्राइपिंग की प्रैक्टिस जो होती है वो जूट में होती है, जूट में की जाती है। निपिंग चने में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, निपिंग किससे संबंधित है? चने से। कॉटन बहुत कम आता है, कॉटन में भी की जाती है लेकिन कॉटन मुख्यतः परीक्षाओं में देखने को नहीं मिलता है। जब भी निपिंग का आता है तो चना ही आता है, चिक्की में इसकी प्रैक्टिस चने में की जाती है, चना फसल में निपिंग की जाती है। इसके बाद ट्रेसिंग या रैपिंग ये गन्ने में की जाती है। ट्रेसिंग और रैपिंग दोनों प्रैक्टिस है गन्ने में की जाती है। इसके बाद क्रॉपिंग जो है केले में करते हैं, क्रॉपिंग की प्रैक्टिस। नाउ एज द वेजिटेबल मीट, शाकाहारी का मीट किसे कहते हैं, शाकाहारी का मांस किसे कहते हैं? तो जो चना काउपी लोबिया होता है, जो लोबिया है काउपी, उसको हम क्या करते हैं, शाकाहारी का मीट कहते हैं। इसमें 23.4% प्रोटीन पाई जाती है काउपी में। इसके बाद सिंधु किसका क्रॉस है, ये बहुत पूछा जाता है, रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस सिंधु है। मोल्ला डिजीज जो व्हीट में होता है, गेहूं में मोल्ला डिजीज होता है, किसके कारण होता है? हेट्रोडेना अवेनी जो होता है ये होता है, इसके कारण ये मोल्ला डिजीज होता है, इसके कारण ये होता है। मोस्ट डैमेजिंग सॉइल एरोजन, सबसे ज्यादा नुकसान करती है वो सॉइल एरोजन की
मृदा अपरदन की कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, नुकसान करती है, सबसे ज्यादा डैमेज करती है, वो है सीट इरोजन। सीट इरोजन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सॉइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मित्रों, आज के ये 100 प्रश्न पूरे हुए। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप एक इस प्रश्न को, इस वीडियो को बार बार देखें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।